हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा मार्गदर्शन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब ये कहना सही नहीं होगा कि ये मेरा मार्गदर्शन चैनल है, बल्कि शायद ये कहना सही होगा कि ये आप सभी का मार्गदर्शन चैनल है, जिसे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं और अच्छे विषयों पर अपनी वीडियोस लेकर के आ सकूं। और कुछ लोगों ने मुझे अपने कमेंट के माध्यम से भी ये बताया कि ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करते हैं कल की ही एक कड़ी से जुड़ी हुई बात को लेकर के। कल हमारी बातें थी कि कितनी बातों को शेयर करें। हमने उसमें बात की कि महिलाओं को, स्पेशली जो वर्क ओरिएंटेड महिलाएं हैं उन्हें, या जो शादी करके नई अपनी फैमिली में जा रही हैं वहाँ उन्हें कितनी बातों को शेयर करना चाहिए। उसी कड़ी में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर बातें करते हैं आपसे। इस कड़ी में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब हम जॉब ओरिएंटेड होते हैं, हम काम करते हैं, अगर हमें वहाँ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है कि हमने बहुत सारी बातें किसी को बता दी, वो हमारी बातों का मिसयूज़ करने का हमारे मन में डर बना रहता है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें हमारे लिए एक मानसिक तनाव का कारण बनती चली जाती हैं, जहाँ हम काम पे कम फोकस कर पाते हैं और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी आपका वर्किंग एरिया हो, जितना आपको सूटेबल लगता है, जितना सामने वाले को जानना चाहिए, सिर्फ उतनी ही बातों को आप बताएं। अपनी पर्सनल डिटेल हर किसी को न बताएं जब तक कि वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी ना हो। अब हम बात करते हैं घर में उन महिलाओं की जिनकी नई नई शादी होती है। वो एक नए फैमिली मेम्बर में के यहाँ जाती हैं और वहाँ अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करती हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कई बार आजकल सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कॉमन सी देखने को मिल रही है कि शादी होती है और शादी साल भर भी नहीं चल पाती, मैटर कोर्ट तक पहुंच जाता है। मैटर कोर्ट तक पहुंच जाने के बाद बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पे चीज़ें शॉर्ट आउट होती हैं, बल्कि दिन पे दिन बिगड़ती चली जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये तो सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इससे पहले ये सोचने की ज़रूरत है आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या ऐसा रीज़न है कि इतनी आसानी से बातें कोर्ट तक पहुंच जा रही हैं। चूँकि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, एक एडवोकेट हूँ, तो मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ें देखते हैं कि जब इस तरीके के कोर्ट में मैटर आते हैं, चाहे वो बॉयज़ की तरफ से हो, चाहे वो गर्ल्स की तरफ से हो, दोनों बहुत एग्रेशन में रहते हैं, कोई समझौता नहीं करना चाहते। कई बार अवसर दिया जाता है, तब भी बातें नहीं बनती। फिर साल दर साल दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और संबंधों में भी काफ़ी खटास आ जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति हमारे अंदर डेवलप हो चुकी होती है, उसमें हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम सामने वाले को नीचा दिखाने के चक्कर में स्वयं का अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? कौन है वो सामने वाला जिसने आपको ऊंचा बनाया था, जिसको अब आप नीचा दिखाना चाहते हैं? वाकई में अगर आप अपने आप में इस बारे में सोचिए, सोचने के लिए या एनालिसिस करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि अपनी हर छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के और आज तक की ज़िंदगी के बारे में अगर आप अपने डायरी पे एक एक पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि किस दिन बात हुई थी, किस दिन मेरा डिस्प्यूट बढ़ा, कब कैसे हुआ, क्या हुआ, तो आपको बहुत हद तक समझ में आने लगेगा कि यहाँ तो कोई विवाद का कारण ही नहीं था। ऐसा कुछ था ही नहीं जहाँ झगड़ा होता हम लोग के बीच में, चाहे हम लोग की बातें इतनी बिगड़ती। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इसमें दूसरों का इंटरफियर जो होता है, नेक्स्ट पार्टी जो होती है, सॉरी थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी जो होती है वो हमारे रिलेशन में ज़्यादा इंटरफेयर करती है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में एक गलत शुरुआत वाली चीज़ें आने लगती हैं। जैसे कि मेरी पत्नी के बारे में किसी ने क्या कहा, इस बात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे पति के बारे में मेरे मायके वाले क्या सोचते हैं, इस बात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मगर दोनों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं।
यही वजह है कि संबंधों में हमारे यहाँ धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो जाती है, और ये खटास दिन पर दिन बढ़ के एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है, जो संबंधों को बर्बाद करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कभी सुकून से बैठ कर के इस बारे में ज़रूर सोचने की कोशिश करिएगा कि आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी आई कहाँ से, कैसे आई। जनरली ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं होती, ये हमारे बहुत करीबी होते हैं, ये हमारे शुभ चिंतक होते हैं। बट इन शुभ चिंतकों को ये पता ही नहीं चलता कि ये हमारी शुभ चिंता करते करते कब हमें दुख दे के चले जाते हैं। ये हर बात हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पिया, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। बट ये इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि ये लोग मेरे जो मुझसे ये बात करने में मेरी बेटी मेरे को समय दे रही है, अगर ये इतना ही समय अपने ससुराल वालों को दे तो धीरे धीरे करके ये वहाँ पे अपना अच्छा एक जीवन, एक अपना अच्छा प्लेस बना बैठेगी। बट लोग इस पे फोकस ना करके सिर्फ जानने की उत्सुकता में कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी बेटी ने दूसरों से क्या कहा, दूसरों ने मेरी बेटी से क्या कहा, इस चक्कर में परेशान रहते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि वो कई बार कुछ गलत सलाहें दे बैठते हैं, और कई बार नहीं भी सलाह देते तो सिर्फ उनका बात करना ही सामने वाले परिवार के लिए बहुत अधिक खटकता है। उसे ये बात बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती कि उनके घर की बात किसी दूसरे के घर में जाए। और एक बार के लिए आप इस बात को खुद भी सोचिए कि मान लीजिए अगर आप अपने ससुराल में ना होती और आप अपने मायके में होती और इस तरीके की चीज़ें हो रही होती, या आपका हस्बैंड आपके मायके के बारे में अपने घर वालों को बता रहा होता, तो क्या आपको ये चीज़ें पसंद आती? देखिए, बताना ही, मैं बताने को गलत नहीं कहती कि आप अपनी बातों को बता रही हैं, गलत कर रही हैं, या आपके बारे में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ये गलत है, ये गलत नहीं है। बट आप ये समझिए कि जिस नए घर में आप गई हैं, उस घर का एक अपना रुतबा है, उस घर का एक अपना अस्तित्व है, उस घर के अपने एक नियम हैं, और वही घर वास्तव में अब आपका अपना घर है। आपको वो अपना घर बनाना है। जैसे कि आपने अपने घर में, मायके में 20 साल बिताए, 25 साल बिताए, उस घर को अपना बनाया, उस घर का एक एक कोना, घर के एक एक कोने से आपको प्यार हो चुका होता है। आपको ये लगता है कि अरे मम्मी, तुमने ये वाला कंस्ट्रक्शन ऐसे कैसे करा दिया, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, पापा ये चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए, ये इसके लिए सूटेबल है। हर चीज़ आप चाहते हो कि वो, मतलब ऐसा अट्रैक्शन आपके उसके साथ हो जाती है, ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि अगर उसमें ज़रा सा परिवर्तन हो, ज़रा सा छेड़छाड़ हो, तो आपके मन को वो दुख सा दे जाता है। तो सेम ही ऐसी चीज़ होती है आपके ससुराल में भी। वहाँ पे आपको पहले पराया समझा जाता है, हाँ, आपको अपना नहीं समझा जाता, क्योंकि अपना समझने के लिए आपको अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है। आपको वहाँ दिखाना पड़ता है कि अब आप इस घर की मेंबर हैं। अपने हर घर के बारे में, अपने नए घर के बारे में लोगों से स्टार्टिंग में जैसे भी आप बात करती हैं, जैसे कि आपने कहा कि मम्मा, हम तो घर पे वहाँ पे रोज़ पनीर की सब्ज़ी खाते थे, बट मेरी सासू माँ कहती है कि नहीं, हमें पनीर की सब्ज़ी के साथ रोज़ हरी सब्ज़ी भी खानी चाहिए। अगर मदर का यहाँ तुरंत कमेंट आ जाए, बेटा तुम्हें जो खाना है तुम वही खाना, ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं, अगर इस तरीके की बातें उनकी सास सुने, या बेटी भी ये बातें सुन रही है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है। हाँ, तो ये चीज़ सूटेबल नहीं होती। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम इस तरीके की अपनी बेटी के ससुराल में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि उसका अगर घर बर्बाद होता है तो उस घर से लगने वाली जो आग होगी वो सबसे पहले मायके में ही पहुंचेगी। बेटी का जीवन बर्बाद करके माँ कभी खुश नहीं हो सकती, एक बहू को तकलीफ़ दे करके सास भी कभी खुश नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही जगह आपको संभालनी है, ये आपका दायित्व है कि आप अपने आप को रोकिए ऐसा गलत होने से, आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए। दूसरी चीज़, मैं ये संदेश अपने घर में जिनकी बेटियां हैं उनको भी देना चाहूँगी कि वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। नई शादी के बाद बेटियों को एडजस्टमेंट करने में बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप उन्हें समझाइए और उन्हें कहिए कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। बट आपका सुझाव और आपकी बातें एक लिमिटेड वे में होनी चाहिए। आप अपनी बेटी को अवसर दीजिए कि वो खुद निर्णय ले और खुद अपने घर को संभालें, जिससे कि वो
अपना भविष्य बना सके, उस घर को वो अपना सके। और ससुराल वालों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप उस नई लड़की को पूरा अवसर दीजिए कि वो उसे अपने घर को अपना बना सके, आपके घर को अपना बना सके, ताकि वो आपकी बहू से बेटी बन जाए, बहू न रहे। बहू बनने के बाद वो एक बेटी बन जाए, और बेटी बन करके वो सब करे, उस हर चीज़ को वो अपना माने जो उस घर में होना चाहिए। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसकी अपनी होनी चाहिए। और सेम टर्म्स मैं हस्बैंड को भी कहूँगी कि आपको भी उस बेटी के, जो बहू आपके घर में आई है, जो आपकी पत्नी आपके घर में आई है, उसके हर सुख दुख का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके अगर मायके में किसी तरीके की परेशानी होती है उसके मदर फादर को, तो आपको उनका एक बहुत अच्छा स्टैंड बन कर के सामने आना होगा। क्योंकि वो जो लड़की आपके जीवन में आई होती है, अपने पूरे संबंधों को छोड़ करके एक नए जीवन की शुरुआत करती है, और किसी से भी उसका पुराना घर छीन लेना गलत परंपरा मानी जाएगी। ये बल्कि हम कह सकते हैं कि एक जन्म देने के बाद हमारी माँ हमें आगे जीवन में बढ़ने के लिए हमारी शादी करती है, और उसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप ने उस बेटी को छोड़ दिया। इसका मतलब ये होता है कि अब माँ बाप इस बात का यकीन करते हैं कि मेरी बेटी इतनी सक्षम हो चुकी है कि वह और भी लोगों की जिम्मेदारी उठा सकती है। तो प्लीज़ आप भी उसका पूरा सपोर्ट करिए, और उसके लिए अपने आगे आके कदम बढ़ाइए, उसके साथ साथ चलिए, और उसका पूरा पूरा सपोर्ट करिए, जिससे कि आपका एक सुखी वैवाहिक जीवन बन सके। थैंक यू वेरी मच। आज इतनी जल्दी मैंने आप सभी को थैंक यू कह दिया, ये शायद आप सोच रहे होंगे, लगता है कि अब वीडियो ख़त्म होने वाली है, इसीलिए निशा जी ने थैंक यू कह करके अपनी बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैंने थैंक यू इसलिए आपको कहा कि अब आप यहाँ रुकिए, 2 मिनट आंखें बंद करके अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। अगर इस तरीके का कहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो उसे रोकिए, और अगर दूसरों के साथ गलत हो रहा है तो उन्हें अवेयर करिए, ताकि उनके साथ इस तरीके का कुछ गलत ना होने पाए और उनका परिवार पूरी तरीके से बचा रहे। देखिए, किसी भी तरीके की परेशानी होने पर वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। बच्चों का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है माता पिता की लड़ाई के दौरान। इसलिए मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि कुछ भी कदम उठाने के पहले अपने संबंधों में थोड़ा सा समय दीजिए, और समय के साथ साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाइए, जिससे कि उनके बीच में जो खटास आई है वो खटास अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए, और आप एक दूसरे के बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकें। बार बार शादी के बारे में या बार बार फैमिली के बारे में फोकस करने का मेरा ये रीज़न है कि मैंने अपने यहाँ जो भी केसेस देखे हैं, या सोसाइटी में जो भी केसेस मैं देख रही हूँ, उसका एक बहुत बड़ा बुरा प्रभाव जो मैंने ये देखा कि लोग फैमिली डिस्प्यूट में पड़ के अपने पूरे पूरे लाइफ को, पूरे पूरे करियर को बर्बाद कर बैठते हैं। कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं अच्छा कमाऊंगा तो मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा, इसलिए वो अर्निंग करना छोड़ देते हैं। और पत्नियां जब डिस्प्यूट वाली सिचुएशन आती है तो ये सोचती हैं कि 125 का जो मेंटेनेंस है वो मेरा अधिकार है, मैं अर्निंग नहीं करूँगी, और वो अपने आप को सिर्फ उसी परेशानी में फंसा करके रखी रहती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती। जहाँ पे चीज़ों को मीडिएशन करके ख़त्म कर देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको साथ रहना है तो भी, और अगर आपको अलग होना है तो भी, वहाँ हम बात को दिन पर दिन, महीने दर महीने, साल दर साल खींचते चले जाते हैं, और लगभग 7-8 सालों के बाद ये एहसास होता है कि काश इतनी लंबी लड़ाई लड़ने से तो अच्छा था कि मैंने उसी समय चीज़ों को, उसी समय, महीने, हफ्ते, 10 दिन के अंदर ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया होता, तो आज मैं भी अपने दोस्तों की तरह, मैं भी अपने रिश्तेदारों की तरह जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। कई बार लोग कहते हैं कि इसका प्रभाव सिर्फ लड़कियों के जीवन पे पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता। इसका प्रभाव हमारे पूरे समाज पे पड़ता है। आप इस बात को कैसे नकार जा सकते हैं कि वो लड़की इस समाज का एक हिस्सा है, वो लड़का इस समाज का हिस्सा है, और वो दोनों परिवार आपके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अगर एक बार किसी दूसरे के साथ गलत होता है, चाहे वो
कोई भी पार्टी हो। तो इसका मतलब है कि गलत करने वाले को ये अधिकार मिलता है कि हम गलत कर सकते हैं, और ऐसा ही अधिकार दूसरे भी समझ बैठते हैं कि मेरा भी है, अब हम भी गलत कर सकते हैं। तो सो प्लीज़ आप अपनी इन चीज़ों पे फोकस करिए कि आपकी लाइफ में, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, चाहे आप वर्किंग मैन हो, बिजनेसमैन हो, चाहे जो भी हो, आप इन चीज़ों पे फोकस करिए कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए। चाहे वो बेटी और माँ बाप के बीच में आने वाला थर्ड पर्सन हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करने वाला वो थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन ज़रूरी नहीं कि मेल होगा या हर बार फीमेल होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थर्ड पर्सन वो हर आदमी हो सकता है जो आपकी बारे में जानकर अपनी एक राय आपके ऊपर बार बार थोपता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करो, दुनिया ऐसा करती है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं इस तरीके के थर्ड पर्सन के लोगों से बचने के लिए आपको कह रही हूँ। ये थर्ड पर्सन के लोग आपको प्रोवोक करते हैं, आपको उत्तेजित करते हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। और जब आप उन चीज़ों को कर देते हैं, बाद में ये कह कर के पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, या तुम्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। अगर मान लीजिए आप अनपढ़ हैं तो लोग कह देंगे, क्या तुमने अपने माँ बाप से यही सीखा था बेटा, जो इस तरीके की तुम हरकत कर गए? अरे तुम्हारी तो इतनी लंबी ज़िंदगी बीत गई है, क्या तुम्हें अकल नहीं आई आज तक? तो इन सब चीज़ों का, इन सब तरीके के शब्दों का प्रयोग करके वो आपकी आत्मा को चोटिल करते हैं। आपको समझ में ही नहीं आता कि हे राम, ये मैंने क्या कर दिया, मैं इसकी बातों में आकर के मैंने तो अपना पूरा का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और जहाँ इस बात का आपको एहसास होता है, वहाँ से फिर वापस जाना बहुत मुश्किल होता है। और इस चीज़ का पछतावा एक महिला को, एक पुरुष को पूरे अपने जीवन भर रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे सेपरेशन हो गया, वो लोग अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग हो चुके और उन्होंने शादी भी नहीं की, और वो अब अकेले ही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो जब वो 50 प्लस या 55 प्लस होने लगते हैं तो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी परेशानी का हम वर्णन ही नहीं कर सकते। और यही समाज जिसने उन्हें इस तरीके की बुद्धि दी और इस तरीके का थर्ड पार्टी वाला जो इंटरेक्शन उनके जीवन में आया, वो तुरंत उनसे पल्ला झाड़ करके किनारे हो जाता है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आप अपने जीवन में कितने दुखी हैं, क्या परेशान हैं। तो प्लीज़ मेरी बातों को आंख बंद करके सोचिए, सभी लोग सोचिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ सोचने की ज़रूरत है। दिन पे दिन चीज़ें बिगड़ रही हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि जब लॉकडाउन हुआ था और फिर उसके बाद ये अनलॉक की प्रोसेस जब स्टार्ट हुई है, इस दरमियान WHO ने ये बताया कि घरेलू हिंसा के मामले जो हैं वो बहुत बड़े हैं। घरेलू हिंसा के मामले बढ़ने का सीधा मतलब है कि लोगों के परिवार को चोट पहुंच रही है, लोगों के परिवार टूट रहे हैं। अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो आज अगर उसकी शिकायत नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मगर भविष्य में उसकी शिकायत होगी और इसके बाद सडनली फैमिली जो डिस्प्यूट है वो अचानक से बढ़ जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि ये जो पीरियड आपको मिला है, जो कोविड-19 का जो पीरियड मिला है, इस दौरान अपने जो संबंधों में खटास आई है, उन खटास को दूर करने की कोशिश करिए, चीज़ों को भूलने की कोशिश करिए। देखिए, याद करना तो बहुत आसान है कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे ये जवाब दिया। हर बार हर बात का जवाब देना कभी सही नहीं होता, कई बार चुप रहना भी सही होता है। और ये दोनों ही चीज़ें दोनों ही पक्षों पे लागू होती हैं, किसी एक पक्ष पे लागू नहीं होती, क्योंकि संबंध आप सभी का है, आप दोनों का है। आप दोनों को अगर समझदारी से अगर आपका साथ दिया जाए तो इस तरीके की कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। हमारे यहाँ भारत में आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि फैमिली काउंसलिंग के नाम पर कभी कोई जाता ही नहीं कि हाँ हमें फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत है, या कभी लोग इस तरीके से किसी से बात नहीं करते कि हमें अपनी आगे न्यूली मैरिड लाइफ में किस तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत है, या थोड़ी सी भी खटास आ गई तो हम काउंसलिंग करके अपने संबंधों को ठीक कर लें। ऐसा कुछ नहीं होता। बट विदेशों में बहुत सारा लोग अपना पैसा इन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं, वहाँ अपनी वो काउंसलिंग कराते हैं। डिस्प्यूट को बढ़ाने से बेटर होता है कि वो काउंसलिंग को करा करके अपने जीवन को फिर से एक नई
सुबह के साथ शुरू करें ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का कोशिश करिए, क्योंकि जब आप खुशी देते हैं ना, तो उस खुशी को देने से जो आपको खुशी मिलती है वो आपको कभी कहीं और मिल ही नहीं सकती। उसकी तुलना कभी किसी और के साथ की ही नहीं जा सकती। जो भी काम करने से आपको खुशी मिलती है वो काम करिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने बारे में सोचिए। देखिए, दुनिया और समाज के बारे में सोचने में लोगों ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब आपको स्वयं के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए और अब आप उस पे फ़ोकस करिए ताकि आपके संबंध बहुत अच्छे बने। आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगी और आगे इसी कड़ी में फिर कुछ और बातों को लेकर के आऊँगी। आपका ये मार्गदर्शन चैनल और मैं निशा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को। शुक्रिया, थैंक यू।